नमस्कार। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस नए कानून ने पुराने CRPC को रिप्लेस कर दिया है और इसके साथ कानून की प्रक्रियाओं में कई बड़े बदलाव आए हैं। हमारी आज की चर्चा का फोकस रहेगा BNSS की धारा 441 से 445 पर, जो पुनरीक्षण यानी रिवीजन की शक्तियों के बारे में है। देखिए, ये धाराएं सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम की निष्पक्षता और सटीकता को बनाए रखने वाला एक सेफ्टी नेट है। तो चलिए एक सीधे और बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी निचली अदालत से कोई फैसला देते वक्त कानून को समझने में कोई गलती हो जाए या किसी प्रोसीजर को ठीक से फॉलो न किया जाए, तो क्या होगा? क्या उस फैसले को ही फाइनल मान लिया जाएगा? जी नहीं। हमारे कानून में ऐसी गलतियों को सुधारने का एक बहुत मजबूत सिस्टम है, जिसे हम पुनरीक्षण कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का अपना एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो ये पक्का करता है कि इंसाफ की गाड़ी कभी पटरी से ना उतरे। तो आखिर ये पुनरीक्षण है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये ऊपरी अदालत की वो ताकत है जिससे वो अपने नीचे की किसी भी अदालत के किसी भी मामले के रिकॉर्ड्स मंगवाकर चेक कर सकती है। अब ये चेकिंग 3 पैमानों पर होती है। पहला, करेक्टनेस, यानी जो फैसला दिया गया है वो तथ्यों के हिसाब से सही है या नहीं। दूसरा, लीगैलिटी, यानी क्या वो फैसला कानून के दायरे में है। और तीसरा, प्रोप्राइटी, यानी क्या फैसला देते वक्त न्याय के सिद्धांतों और तौर तरीकों का सही से पालन हुआ है। इसका सीधा सा मकसद है न्याय के रास्ते में आई किसी भी गलती को ठीक करना। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन सेक्शंस की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले आती है धारा 441, जो बात करती है सेशन कोर्ट के अंदर शक्तियों के बंटवारे की। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोविजन है, जो अदालतों के काम को स्मूथ बनाने में मदद करता है। ये धारा बहुत ही सीधी सादी है। ये सेशन जज को ये अधिकार देती है कि वो पुनरीक्षण के किसी भी मामले को जो उनके पास आया है सुनवाई के लिए किसी एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ, एक बार मामला ट्रांसफर हो गया तो उस एडिशनल सेशन जज के पास उस केस में ठीक वही सारे अधिकार होंगे जो सेशन जज के पास होते। इसका असल मकसद है जुडिशियल एफिशिएंसी। सोचिए, अगर किसी सेशन जज पर केस का बोझ बहुत ज्यादा है तो वो कुछ रिवीजन पिटिशंस को एडिशनल जज को दे सकते हैं, ताकि लोगों को इंसाफ मिलने में देर न हो। अब हम आते हैं पुनरीक्षण के प्रावधानों के दिल पर, यानी धारा 442। ये धारा हाई कोर्ट की जबरदस्त शक्तियों के बारे में बताती है, और यकीन मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल इसी सेक्शन से बनते हैं। तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिवीजन की पावर का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट लगभग एक अपील कोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सजा को बदल सकता है, उसे बढ़ा या घटा सकता है, किसी भी आदेश को पलट सकता है, या फिर केस को दोबारा सुनवाई के लिए नीचे भेज सकता है। बस एक चीज नहीं कर सकता, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह हाईकोर्ट को इंसाफ पक्का करने के लिए कितना बड़ा दायरा देता है। और यहाँ आता है नेचुरल जस्टिस का सबसे बड़ा सिद्धांत, जिसे हम ऑडी एल्टरम पार्टम भी कहते हैं, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। धारा 442 का सबसेक्शन 2 ये बिल्कुल साफ करता है कि रिवीजन की सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी उल्टा फैसला देने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका देना ही होगा। ये एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल है, जो ये पक्का करती है कि प्रोसेस एक तरफा न हो बल्कि निष्पक्ष हो। और ये इस पूरे चैप्टर का शायद सबसे जरूरी नियम है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कानून कैसे शक्तियों के साथ साथ सीमाएं भी तय करता है। हाईकोर्ट के पास रिवीजन में बहुत ताकत है, लेकिन वो किसी को बरी करने के फैसले को सजा में नहीं बदल सकता। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को बरी करने के फैसले को पलटने के लिए सबूतों की बहुत गहरी जांच पड़ताल चाहिए, जो सिर्फ एक अपील में ही हो सकती है, रिवीजन में नहीं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब अपील और रिवीजन के बीच का ये बारीक फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं। नियम सिंपल है। अगर आपके पास अपील करने का रास्ता था लेकिन आपने अपील नहीं की, तो फिर आप उसी मामले के लिए रिवीजन में नहीं जा सकते। आप एक रास्ता छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते। लेकिन कानून इतना भी सख्त नहीं है, वो इंसानी भूल को समझता है।
इसीलिए अगर किसी ने गलती से ये मानकर रिवीजन फाइल कर दिया कि अपील का ऑप्शन था ही नहीं, तो हाईकोर्ट इंसाफ के हित में उस रिवीजन को एक अपील मानकर भी सुन सकता है। चलिए अब अगली सिचुएशन पर चलते हैं। धारा 443 उन मामलों का हल बताती है जहां एक ही केस से जुड़ी कई रिवीजन याचिकाएं अलग-अलग अदालतों में फाइल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक हाईकोर्ट में और दूसरी सेशन कोर्ट में। ये न्यायिक समय और संसाधनों को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोविजन है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मान लीजिए एक केस में किसी को सजा हुई तो उसने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दिया और उसी केस में सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दिया। अब जाहिर है एक ही मामले पर दो अलग अलग अदालतें तो सुनवाई नहीं कर सकती। ऐसे में हाई कोर्ट ये देखेगा कि सभी पार्टियों की सहूलियत और कानून के सवालों के हिसाब से कौन सी अदालत बेहतर रहेगी और फिर वो सारी याचिकाओं को एक ही अदालत में ट्रांसफर कर देगा। इसका सिद्धांत है एक मामला एक अदालत, ताकि कोई विरोधाभासी फैसला ना आए। और यहाँ पर फाइनैलिटी यानी अंतिम निर्णय का सिद्धांत लागू होता है। अगर हाईकोर्ट ने कोई मामला सेशन जज के पास भेजा और उन्होंने उस पर फैसला सुना दिया, तो उस फैसले के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट में कोई रिवीजन याचिका नहीं डाली जा सकती। ये नियम मुकदमेबाजी को एक अंत देता है और ये पक्का करता है कि एक ही मुद्दे पर बार बार अदालतों के दरवाजे ना खटखटाए जाएं। अब हम इन धाराओं के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। धारा 444 और 445 हमें ये बताती हैं कि सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी और जब ऊपरी अदालत अपना फैसला दे देगी तो उसका असर क्या होगा। धारा 444 सुनवाई के अधिकार पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है। आमतौर पर रिवीजन में किसी भी पार्टी को ये ऑटोमेटिक राइट नहीं होता कि उसे सुना ही जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिवीजन मूलतः अदालत की अपनी संतुष्टि के लिए रिकॉर्ड की जांच है। लेकिन कोर्ट के पास ये पावर हमेशा होती है कि अगर उसे इंसाफ के लिए जरूरी लगे तो वो किसी भी पार्टी को खुद या उनके वकील के जरिए सुन सकती है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, धारा 442 के तहत अगर आरोपी के खिलाफ कोई फैसला आने वाला है तब तो उसे सुनना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य है। और आखिर में धारा 445 पूरी प्रक्रिया को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपना फैसला सुना देती है तो उसे सर्टिफाई करके वापस निचली अदालत को भेजा जाता है। फिर ये निचली अदालत की जिम्मेदारी है कि वो उस फैसले को लागू करे और अपने रिकॉर्ड्स में जरूरी बदलाव करे। इस तरह जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का ये सर्कल पूरा होता है और ऊपरी अदालत का फैसला जमीनी हकीकत बनता है। तो इन सभी धाराओं से हमें क्या टेक अवे मिलता है? सबसे जरूरी बात यह है कि पुनरीक्षण सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये न्याय की आत्मा को जिंदा रखने का एक वादा है। ये पक्का करता है कि कानून का राज सिर्फ किताबों में ना रहे, बल्कि हकीकत में भी नजर आए। पर एक सवाल ये भी है कि क्या ये शक्ति कभी-कभी न्याय की प्रक्रिया को धीमा भी कर सकती है? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमारी न्यायपालिका हर रोज साधने की कोशिश करती है। उम्मीद है कि BNSS की इन महत्वपूर्ण धाराओं पर हमारी ये डीप डाइव आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और कानून की ऐसी ही आसान व्याख्याओं के लिए वॉइस ऑफ इंडियन लॉज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके सवाल और विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। एक जरूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। किसी भी कानूनी मामले के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड वकील से ही संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।